हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बीपीएससी, यूपीएससी, लेखपाल, आरआरबी इत्यादि के एग्ज़ाम के विवा पॉइंट से क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे संबंधित बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों, आपको बताना है कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पे लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, वहाँ के राजा जयसिंह जो थे उसी पर कल्हड़ ने उन्हीं के राज दरबार के बारे में लिखा। ठीक है, तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा जो बुक लिखी गई कश्मीर के इतिहास पे लिखी गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। आपको बताना है कि खजुराहो की जो मंदिर रही है उस स्थापत्य के का निर्माण में किसने सहयोग दिया था। तो ऑप्शन है आपका ए चंदेल, बी चाहमान, सी गुर्जर प्रतिहार, डी परमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल। चंदेल इसका सही आंसर हो जाएगा, चंदेल खजुराहो। अच्छा, आपको बता दें कि ये खजुराहो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। ठीक है, इसमें कंदरिया महादेव की मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 950 1050 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है चंदेल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। जो अशोक का शिलालेख रहा है उसमें भाषा कौन सी यूज की गई है, यानी कि अधिकांशतः किस भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, बी पाली और सी हिंदी, डी प्राकृतिक। तो अशोक की जो सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं जिस भाषा में, वो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। और जो अगर लिपि पूछे तो इस लिपि जो होगा वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा प्राकृतिक भाषा। अशोक के शिलालेख अधिकांशतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। आपको पता होगा कि अशोक के कुल 14 अभिलेख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें 14 अभिलेख में 7वां सबसे बड़ा अभिलेख रहा है। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो ये है कि कलिंग युद्ध की चर्चा जो है अशोक के किस शिलालेख से मिलता है। तो शिलालेख संख्या 13 है जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, लिखा है। ठीक है, तो 261-62 में कलिंग युद्ध होता है, जिसे अभी जानते होंगे कलिंग उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। वो एक उड़ीसा है। ठीक है, अपना राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो जिसे कहा जाता है वो ऑप्शन आपके सामने देखिए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र शुंग रहे हैं, सी कनिष्क रहे हैं, या फिर डी समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें भारत के नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता था। अच्छा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसने कहा। तो बेसेंट स्मिथ लेखक हैं जिनकी बुक है एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर समुद्रगुप्त टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजातशत्रु के वंश का नाम बताना है आपको कि अजातशत्रु वंश के वंश का क्या नाम था। तो आपको ये बताना है कि अजातशत्रु किस वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाता है हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। हर्यक वंश के अजातशत्रु थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपको बता दें कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, जिनकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या उनके बेटे उदयन कर देते हैं। उसके बाद उदयन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था।
पाटलिपुत्र नगर को किस राजा ने बसाया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, उदयन। उदयन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्र है वो पटना के नाम से अभी जानी जाती है, और ये जो राजधानी रही है वो एक टाइम में पाटलिपुत्र जो रही राजगिरी की राजधानी रही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पूछ ले, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, तो गंगा और सोन नदी के किनारे ये बसा एक शहर है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाता है उदयन। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, आपको बताना है कि 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाभारत में, बी छंदोग्य उपनिषद में, सी अगुत्तर निकाय में, और डी संयुक्त निकाय में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अगुत्तर निकाय। अच्छा, अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का मिलता है। अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म के ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है। और आपको बता दें कि 16 महाजनपदों का नाम जैन ग्रंथ में भी मिलता है, भगवती सूक्त, जैन ग्रंथ के भगवती सूक्त में मिलता है। ठीक है। लेकिन जो नाम 16 महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में मिलता है, वो उसमें नहीं मिलता है, कुछ अलग प्रकार के नाम से मिलते हैं। ठीक है। उसी तरीके जनव सब सूक्त में केवल 12 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, 16 महाजनपदों का जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या रहा है, आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है। इसका जो स्थापना हुआ था किस काल में या किस युग में हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए मौर्य वंश में, बी गुप्त वंश में, सी कुषाण वंश में, और डी पाल वंश में। ठीक है, या सॉरी काल में, ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी पाल काल, जो पाल का एक वंश रहा है उसका काल में ये रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी यानी कि गुप्त काल। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। आपको पता ही होगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध रहा है वो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और इसी प्रसिद्धि के कारण चीनी यात्री हिंगसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ से आते हैं, चीनी यात्री थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। ठीक है, आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। अच्छा, आपको बता दें कि कश्मीर में जो बौद्ध संगीति रही है, आपको बताना है कि किस राजा ने शासक ने करवाई थी, राजा कौन था, यही बताना आपको चौथी बौद्ध संगीति में। तो ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, और डी कालाशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उस टाइम राजा थे, उस टाइम राजा जो थे वो कनिष्क थे। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ठीक है। आपको बता दें कि कनिष्क जो रहे हैं वो कुषाण वंश के शासक रहे हैं। और इसमें अच्छा, आपको पता होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है। और ये चौथी बौद्ध संगीति थी। और हुई कितनी है कुल बौद्ध संगीतियाँ, अभी तक हुई हैं 6 बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष जी थे। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, आपका ऑप्शन है ए कल्हण, बी जयानक, सी चंद्रबरदाई, डी बिल्हड़। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक रचनाकार कौन रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो थे चौहान वंश के राज दरबारी कवि थे। ठीक है। तो इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू दोस्तों।